हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फंक्शन पॉइंट्स की थ्योरी पढ़ी थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि हमें एक्चुअली फंक्शन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे फंक्शन पॉइंट्स का, उसके एडवांटेजेस देखेंगे फंक्शन पॉइंट की, और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगी। So in today's lecture, let's understand what are the 3 steps to calculate the function points. So the first step in calculating the function point is, or you need to first understand that each function point is ranked according to complexity. हमने लास्ट थ्योरी क्लास में देखा था कि 5 तरह की फंक्शनल यूनिट्स होती हैं: एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हर फंक्शनल यूनिट को यानी पांचों में से हर एक यूनिट को हम 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग रैंक करें, या फिर इन तीनों वैल्यूज को हम रैंक करें इन वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये कैटेगरीज क्या होंगी? या तो हर फंक्शनल पॉइंट हम एज लो कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, या एवरेज, या फिर हाई। अब हर फंक्शनल पॉइंट को कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, ये इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। और देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया दैट इज डेवलप्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट दैट इन व्हाट कैटेगरी each functional unit of the function points that we consider will be classified in different situations. तो हम ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि हाउ टू असाइन वेट्स और रैंक्स टू फंक्शन पॉइंट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना डिसीजन होता है, या फिर पास्ट प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक कुछ रूल्स बनाती है, ताकि वो ये सेट कर सके कि अगर ये तरह के एक्सटर्नल इनपुट्स आए या ये इस तरह की इंक्वायरीज आए तो हम इसे एवरेज रैंक देंगे, फॉर एग्जाम्पल। या फिर अगर इस तरह का एक्सटर्नल आउटपुट है तो विल रैंक इट एज लो, और क्या क्या हाई वाली कैटेगरी में फॉल करेगा इन ईच ऑफ दीज फंक्शनल यूनिट्स। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रैंकिंग? इट इज डिपेंडेंट on the organization। ठीक है। और many times the organization establishes this criteria based on past projects। पास्ट प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी, उनके तरीके, उनके टाइप को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन बाय टाइम इस कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स और इन सब फंक्शनल यूनिट्स को क्लासिफाई करती रहती हैं। तो सबसे पहले तो हमें हर फंक्शन पॉइंट को, यानी हर टाइप, अगर हमारे पास डिफरेंट एक्सटर्नल इनपुट्स है, आउटपुट्स है, इंक्वायरीज है, उन सब पांचों चीजों को हमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में से किसी एक में रैंक करना है या किसी एक में कैटेगराइज करना है। और हर एक के लिए प्री डिफाइंड वेट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी अगर हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन ले सकती है कि कौन से तरीके का फंक्शनल यूनिट, व्हेन आई से फंक्शनल यूनिट, दीज आर द फंक्शनल यूनिट, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन फंक्शनल पॉइंट्स एंड फंक्शनल यूनिट। ये जैसे मैंने लिखा भी हुआ है इसकी हेडिंग में, फंक्शनल यूनिट्स हैं ये। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये तो क्लासिफाई कर सकती है कि कौन सी कैटेगरी में फंक्शनल यूनिट फॉल करेंगे, लेकिन उनका कॉरस्पॉन्डिंग वेट क्या होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर एग्जिस्ट्स प्री डिफाइंड वेट्स। और ये वेट्स क्या है? ये वेट्स मैं आपको इस टेबल के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ। ये टेबल जनरली जब आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें प्रोवाइडेड होती है, या फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो पहले से ही क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो सकती है। जैसे हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें कई बार क्वेश्चन को
या इजी बनाने के लिए, ताकि आपको पूरी टेबल ना याद करनी पड़े, इसलिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं. अदरवाइज ये पूरी टेबल भी प्रोवाइड हो सकती है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट रिमेम्बरिंग द एंटायर टेबल. लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लासिफाई ऑर्गेनाइजेशन करेंगी, लेकिन वेट्स जिस भी कैटेगरी में क्लासिफाइड है वो प्री डिफाइंड होते हैं. तो पहला स्टेप तो ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमें वेट्स मिल जाएंगे. अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स. अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स बेसिकली इट इज अ सम ऑफ द वेटेड फंक्शनल यूनिट्स. अब इसका मतलब क्या है? यानी अगर मेरे पास 4 एक्सटर्नल इनपुट्स हैं और मैंने या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है उसने उन चारों इनपुट्स को एवरेज कैटेगरी में रखा है, तो 4 यानी द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट फ्रॉम द कैटेगरी दैट इट इज बिलोंगिंग टू विल गिव मी 1 यूनिट ऑफ दिस अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट. यानी इसका फॉर्मूला ये होता है कि अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट इज द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेट एंड द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स इन ईच कैटेगरी. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर ये आपकी टेबल है, सपोज टेबल ए, तो इसके रिस्पेक्ट में Zi would be the count of the number of functional units of category classified as complexity J. I'll just make you understand this in a while. Or Wij is the weight from table A. टेबल A जो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन करा है, यानी i, jth एंट्री. ठीक है. तो बेसिकली काउंट अगर मैं ith नंबर और कॉम्प्लेक्सिटी j, यानी दिस इज i यानी काउंट एंड दिस वुड बी j. दिस वुड बी j. कैटेगरी है लो, एवरेज और हाई, यानी कॉम्प्लेक्सिटी है लो, एवरेज और हाई, और नंबर वुड बी डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट इन आवर सिस्टम. तो जब हम हर फंक्शनल यूनिट के काउंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सबको समेशन कर देते हैं, तो हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आते हैं. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सपोज 5 एक्सटर्नल इनपुट्स हैं लो कैटेगरी के और 6 एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं सपोज हाई कैटेगरी के, तो हम यूएफपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट. सपोज यही दो अभी आपके पास सिस्टम में प्रेजेंट है. ठीक है. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय द वेट, लो में 3 आ जाएगा, समेशन यानी सम कर दो इसको, 6 यानी काउंट ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट. हाई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? एक्सटर्नल आउटपुट का वेट हमें निकालना है हाई वाली में इंटू 7. सो दिस समेशन वुड गिव यू द आंसर. सो ये हमने स्टेप 2 में अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया. इसके बाद हमारा आता है स्टेप 3. स्टेप 3 में हम फाइनल फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे. दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू दैट विल गिव अस a size estimation, but in the third step we'll multiply unadjusted function point with another factor which is known as the complexity adjustment factor. Complexity adjustment means we'll answer a complexity basically reflects the processing complexity of the software, यानी सॉफ्टवेयर की
कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है या फिर कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सॉफ्टवेयर, या फिर क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली फाइनल फंक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, complexity adjustment factor, और complexity adjustment factor is calculated by answering 14 different questions. So this is a very important point. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर को मिला के कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड 14 क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड ईच क्वेश्चन is answered on a scale of 0 to 5। यानी इसका मतलब कि अगर 14 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कोई रीयूजेबल कंपोनेंट है या नहीं, क्या परफॉर्मेंस क्रिटिकल है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है सॉफ्टवेयर में, या फिर क्या इंटरनल प्रोसेसिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन को हम 0 से 5 के बीच में मार्क्स देते हैं या फिर आंसर करते हैं। और 0 का मतलब होता है कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है ये वाला क्वेश्चन हमारे सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में, और जैसे जैसे हम 5 पे आते जाते हैं उसका मतलब वो होता जाता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत हद तक वैलिड है हमारे सॉफ्टवेयर से। यानी अगर जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि क्या सॉफ्टवेयर में रीयूजेबल कंपोनेंट्स है या नहीं, या फिर सॉफ्टवेयर एक खुद रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह एक्ट हो सकता है या नहीं, एक्ट कर सकता है या नहीं, तो अगर software has been developed as a reusable component or major parts of functionality are considered reusable, so in that case our answer would be towards the end of this list. Otherwise agar software is not intended to be reusable, then our answer would be towards the beginning of this list. So in सबसे मिला के complexity adjustment factors की value आती है 0.65 plus 0.01 into summation fi। ठीक है, ये summation fi is the sum of the answers that you have given। ठीक है, तो fi basically I here I'll write it down this way। For fi this I varies from 1 to 14 because there are 14 questions, और उन सब का सम जब हम करते हैं और इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा फाइनल फंक्शन पॉइंट निकल के आता है। तो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स आपने देखे फंक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए। अब एक पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं फंक्शन पॉइंट्स की ओवर लाइन ऑफ कोड अप्रोच। तो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको सारे स्टेप्स जो अभी देखे आपने वो बहुत क्लियरली समझ आ जाए। तो इसमें क्या गिवन है कि वी हैव टू कंप्यूट द function point when all the complexity adjustment factors यानी CAF and weighing factors are average। Now this is very important। complexity adjustment factors and weighing factors are average। average के केस में यानी जितनी भी ये सारी वैल्यूज हैं वो एवरेज कैटेगरी में क्लासिफाइड हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, या तो टेबल गिवन होगी, और कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स भी एवरेज हैं। तो यहाँ पे जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर आंसर का क्वेश्चन 3 होगा। ठीक है, क्योंकि वो हर आंसर एवरेज है, यानी हर क्वेश्चन एवरेजली सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू हमारे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स एवरेज हैं, इसका मतलब कि जब हम
समेशन एफ आई करेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 14, that means each of the 14 question will have a complexity adjustment value of 3, क्योंकि यहाँ पे एवरेज की वैल्यू, एवरेज के कॉरस्पॉन्डिंग 3 थी वैल्यू, ठीक है। और वेइंग फैक्टर भी सारे एवरेज है, वेइंग फैक्टर के लिए भी जो हम मिड कॉलम है वही कंसिडर करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हम सबसे पहले निकालेंगे, जैसे कि फॉर्मूला में था डबल समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 5। 5 क्यों था? क्योंकि 5 तरह के फंक्शनल यूनिट्स थे। एंड जे गोइंग फ्रॉम 1 to 3। 3 इसलिए है क्योंकि 3 तरह की कैटेगरीज हैं। ऑलराइट, सो ये सारे आपको काउंट दे रखा है। सो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट वुड बी external input is 50 multiplied by average value। आप टेबल में चेक करेंगे तो एवरेज वैल्यू थी 4। सो एवरेज वैल्यू का कॉलम क्या है? 4, 5, 4, 10, 7। ठीक है, याद रखना है इसे एक टाइम के लिए। 4, 5, 4, वी कैन राइट इट डाउन। 4, 5, 4, 10 and 7। सो 50 into 4 plus 40 into 5, then comes 35 into 4 plus 6 into 10 plus 4 into 7। आप ये सम करेंगे तो ये क्या आएगा? 200 plus 200 plus 140 plus 60, 28। तो दिस विल कम अराउंड 200, 628। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है CAF विच इज 0.65। दिस इज CAF। सिर्फ समेशन FI से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन FI। ठीक है, सो फटाफट इसे भी कैलकुलेट करते हैं। 0.65 प्लस 0.01 into summation FI which is 14 into 3, sorry, this should be plus this value would come out to be 0.42, so 0.42 and CAF is 1.07। now the final function point, don't forget to calculate the final function point। ये question यहाँ end नहीं होता, तो UFP multiplied by CAF which is 628 into 1.07, so you can calculate this answer and that would be your final answer। ठीक है, it would come around 67 point something, sorry 672 point something। ठीक है, सो इसके बाद ये हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया फंक्शन पॉइंट पे। लास्ट चीज जो इस टॉपिक में रहती है वो कंपैरिजन रहता है विद रिस्पेक्ट टू लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड में हमने देखा था कि लाइंस ऑफ कोड बहुत ही डिपेंडेंट हो जाता है ऑन द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड और ऑन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट क्योंकि यूजर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज, यानी यूजर को क्या रिसीव हो रहा है और यूजर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी विद फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन करता है बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी दैट इज डिलीवर्ड बाय द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द यूजर और फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो सबसे पहली एडवांटेज तो यही होगी कि the size of the software delivered is measured independent of the language। चाहे कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड हो, it does not matter। अगर सेम टेक्नोलॉजी यूज कर, अगर
डिफरेंट टेक्नोलॉजी या डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज करी गई है दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन वो सेम फंक्शनैलिटी डिलीवर कर रहा है, तो फंक्शन पॉइंट वुड रिफ्लेक्ट दिस सिमिलैरिटी इन द फाइनल साइज एस्टिमेशन. अगर लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे होता तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे साइज को कैलकुलेट करता है या टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज्ड. ठीक है, लेकिन function point is independent of the technology and tools as well as the language that is used to establish or develop the software. Next comes function points are directly estimated from the requirements before even design and coding. So we get an estimate of software size even before major coding or design happens or coding happens. That means in early phases only we can estimate what the size of the software can be or will be using function points. लेकिन lines of code जब तक calculate नहीं कर पाता था size of the software, जब तक हमारी coding complete नहीं होती. ठीक है, और second advantage of FP being dependent on requirements, यानी क्योंकि function point डायरेक्टली रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या इनपुट्स और आउटपुट्स डिजायर्ड होंगे, द काउंट कितने होने चाहिए, कितने लॉजिकल फाइल्स होंगी ऑन अ वेरी ब्रॉड बेसिस, और क्या क्या इंक्वायरीज या किस तरह से यूजर इंटरेक्ट करेगा सिस्टम से. तो क्योंकि हमें ये सब जानकारी पहले मिल जाती है during the phase of requirement gathering and analysis, so हम ये भी कह सकते हैं कि अगर requirements में कोई भी change होता है तो function point में हम directly उसे reflect कर सकते हैं. So any change in requirements can be easily reflected in FP count. इसका मतलब मैं एक और तरीके से ऐसे समझा सकती हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट्स में पहले स्टेटेड था कि यूजर 4 डिफरेंट तरीके से इंक्वायरी पुट अप कर सकता है सिस्टम में, तो हमने फंक्शन पॉइंट में 4 काउंट लिया था फॉर एक्सटर्नल इंक्वायरीज. लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई एंड नाउ देयर इज अ न्यू वे इन विच द यूजर कैन इंटरेक्ट अप टू 5. So this change can be directly reflected in function points, and we don't need to do many calculation or we don't need to wait for long. क्योंकि अगर lines of code अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे होते, एक नई फंक्शनैलिटी आती, तो जब तक वो फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं होती तब तक हमें वेट करना पड़ता कि इस नई फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी कोड लाइंस यूज होंगी, और तब हम एस्टिमेशन कंप्लीट कर पाते या अपडेट कर पाते. और ऐसा FP में नहीं है. FP की एडवांटेज है. Also, last point comes up is it is FP function point are useful for users without technical expertise, and this is because function point is based on external structure of the system or the software to be developed. We do not develop the system, we develop a part of the system, that is the software. तो अगर कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसे नहीं इतना टेक्निकल लैंग्वेज समझ आती, या फिर उसे नहीं समझ आता कि क्या क्या लैंग्वेज यूज होके क्या क्या सोर्स कोड कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन उसे बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ आता है
सॉफ्टवेयर का, उसे पता है कि क्या फंक्शनैलिटी है और कैसे कैसे इंटरेक्शंस होगी, तो उस केस में उस कस्टमर के लिए ये फंक्शन पॉइंट का एस्टिमेट एक बेटर ऑप्शन रहता है दैन लाइंस ऑफ कोड। सो आज के लेक्चर में हमने यही सब देखा कि फंक्शन पॉइंट्स को एक्चुअली हम काउंट कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या एडवांटेज होती है, और फंक्शन पॉइंट के न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। So thank you for watching the video. Stay tuned to Easy Engineering classes. Please mention in the comments how did you like the lecture. Thanks for watching.